सभी बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं, करने जा रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, एनसीईआरटी क्लास 10th हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए। जनरली इंग्लिश मीडियम के वीडियोस हम अपलोड कर रहे हैं। इंग्लिश में भी हिंदी में बोलते हैं, लेकिन टर्मिनोलॉजी उसकी इंग्लिश में होती है। तो कुछ बच्चों की ऐसी रिक्वेस्ट नहीं कहेंगे हम, उन्होंने हमसे कहा कि हिंदी में भी बनाया करिए वीडियो, तो हम चाहते हैं हिंदी में भी वीडियो हम अपलोड कर दें। ठीक है, देखिए चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं। अब चैप्टर 1 तो इंग्लिश में बोलेंगे, थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलने की छूट दे दीजिए। देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। संख्याओं के बारे में क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, उसको हम नहीं बताने जा रहे हैं कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं। ठीक है, ये पढ़ चुके हैं। हम वास्तविक संख्याओं के बारे में कुछ बात करेंगे। देखिए जितनी भी संख्याएं आपकी हैं, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे पूर्णांक हो, ऋणात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, सब संख्याएं वास्तविक हैं। केवल एक शर्त है, शर्त यह है कि अंडर रूट के अंदर निगेटिव नहीं आना चाहिए। बस अगर ये आ गया तो फिर वो वास्तविक संख्या नहीं हो जाएंगी, वो इमेजरी नंबर हो जाएंगे। ठीक है, अधिकल्पित हो जाएंगे। तो उसके बारे में फिलहाल आपको नहीं पढ़ना है। जब बड़े क्लास में जाएंगे 11th वगैरह 12th वगैरह में, तो वहाँ उसको फिर बताया जाएगा, वो अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर दो संख्याओं, हमने हेडिंग तो कुछ और डाल रखी है, लेकिन उसके बारे में भी बाद में बात करते हैं। यहाँ पहले दो संख्याओं के बारे में जरूर हम बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत यूज आएगा, भाज्य और अभाज्य। तो पहले आता है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, संख्याएं इंग्लिश लिखेंगे जरूर हम, आप इंग्लिश देखिए नहीं। प्राइम नंबर्स। देखिए अभाज्य संख्याएं नाम से लग रहा है कि जो भाज्य न हो, जो किसी से भाग से न जाएं, किसी से के द्वारा वो भाग न किए जा सकें। लेकिन ये डेफिनेशन थोड़ा ठीक ठाक नहीं है केवल। ठीक है, अभाज्य संख्या की डेफिनेशन वो होती है जो दो अलग अलग संख्याओं से, केवल दो अलग अलग संख्याओं से वो डिवाइड की जा सकी, भाग की जा सकी। दो अलग अलग वर्ड यूज किया हमने, दो और अलग अलग। पहली वो खुद है और दूसरी वन है। ठीक है, जैसे मैं एक नंबर लेता हूं 2, तो 2 को आप 1 से काट सकते हैं, 1 दूना 2, 2 को 2 से काट सकते हैं। 2 को और किसी नंबर से काटा नहीं जा सकता। तो आप कहेंगे नहीं 2 को हम 4 से काट सकते हैं, कैसे? कहें देखो 2 को 4 से काट रहे हैं तो नहीं, या 4 4 पंचे 20.5 आएगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। काट सकते हैं मतलब पूरा का पूरा भाग हो जाए। 3 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य है, 6 अभाज्य नहीं है, क्योंकि 6 को 2 से भी काट सकते हैं, 3 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं और 1 से भी काट सकते हैं। तो यानी वे संख्याएं जो केवल अपने आप से कट सकती हैं और एक से कट सकती हैं। अलग अलग नंबर होने चाहिए, खुद और एक। हमने ऐसा बार बार क्यों ऐसे उंगली कर रहे हैं? देखिए एक नंबर आता है 1, 1 अभाज्य है कि नहीं है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो डेफिनेशन जो हमने बताई कि जो संख्या दो अलग अलग नंबर से कटे, एक वो खुद और एक 1, वो अभाज्य हुई। अब बताओ 1 किससे कटेगा? 1 खुद से कटेगा, तो खुद भी 1 है, और 1 1 से कटेगा, वो खुद भी 1 है। क्या दो संख्याएं अलग अलग आप बोल रहे हो? आप एक ही तो बोल रहे हो ना, इसलिए उसको अभाज्य नहीं कहेंगे, 1 अभाज्य नहीं है। ठीक है, और दूसरी संख्याएं होती हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य वो होती हैं जो अभाज्य ना हो, यानी जो कम से कम, कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से कटें, कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से कटें। खुद खुद से कटें, एक से कटें और किसी और से कटें, कम से कम 3 अलग अलग वर्ड यूज किया हमने। ठीक है, जैसे हमने 6 कहा तो ये अभाज्य है, क्योंकि ये एक से भी कटेगी, खुद से भी कटेगी, वो तो कटेगी कटेगी, 2 से भी कटेगी, कम से कम 3 हो गई, 3 से भी कटेगी, 4 संख्याएं होंगी, अच्छी बात है। 8 अभाज्य है, ये भाज्य है। 9 भाज्य है। तो क्या एक भाज्य है? तो आपकी डेफिनेशन क्या कहती है? जो संख्याएं कम से कम 3 अलग अलग संख्याओं से कटें। तो क्या 1 अलग अलग से कट रही है? नहीं, इसलिए 1 को ना तो भाज्य कहते हैं ना तो अभाज्य कहते हैं, ये बेचारा किसी भी श्रेणी में नहीं आता है। तो यहाँ पर दो संख्याओं के बारे में बात किया जाएगा, भाज्य और अभाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके बाद एक हमने हेडिंग डाली है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। है कुछ नहीं, जो है वो आप जानते हैं। हम पहले स्टेटमेंट लिख देते हैं, फिर आपके सामने आते हैं। ठीक, देखिए तो ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है क्या? मैंने बोर्ड पे लिख रखा है, क्योंकि मेरी राइटिंग माशाअल्लाह है, इसलिए हम पढ़ रहे हैं और आपकी स्क्रीन पे वो स्टेटमेंट की फोटो लगा दी, वो आप देखिए, ध्यान से समझिएगा।
ये कह रहा है कि एक भाज्य संख्या, एक कोई भाज्य संख्या है, वो अभाज्य संख्याओं के एक गुणनखंड के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। यानी किसी भाज्य संख्या के अगर हम गुणनखंड करें, गुणनखंड का मतलब ऐसे खंड जिनको गुणा करने पर वो संख्या दोबारा मिल जाए, तो उसे कह रहे हैं कि गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं। दूसरी बात इन्होंने कहा कि एक दी हुई भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना क्रम की अभाज्य संख्याएं एक अद्वितीय प्रकार के गुणनखंडित किया जा सकता है। जरा समझने की कोशिश करिएगा। इसके बारे में कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने बताया था, जिनको कि प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहा जाता है। प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन क्यों? उस समय के जो महान मैथमेटिशियन थे, मिस्टर सर आइजैक न्यूटन साहब थे, मैथमेटिशियन थे, वो गणितज्ञ थे। आर्किमिडीज साहब थे, उन्हीं के दौर में ये थे, और इनको कहा जाता है प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन। यानी सुंदर मुंदर रहे होंगे या इंटेलिजेंट भी रहे होंगे, नहीं सुंदर मुंदर रहे होंगे, इंटेलिजेंट तो न्यूटन साहब भी थे। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा अगर कोई अभाज्य संख्या है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे एक अभाज्य संख्या ले लेता हूँ 24, ठीक है। तो अगर मैं, अच्छा स्टेटमेंट देख लिया आपने, अभी रब नहीं करना चाहते हैं। अगर 24 ले लिया तो 24 के अगर हम टुकड़े करें तो कैसे किए जाएंगे भाई? 24 को 2 से काटोगे तो 12 आएगा, 2 से काटोगे 6 आएगा, 2 से काटोगे 3 आएगा, 3 से काटोगे 1 आएगा, 1 से काटोगे 1 आएगा। 1 से नहीं कटेगा, एक अब आप कहीं कट तो जाएगा। लेकिन हमने कहा कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या से काटना है, तो 1 इज नॉट अभाज्य, 1 अभाज्य नहीं है। अभी हमने बताया कि 1 को अभाज्य नहीं मानते हैं, तो 1 से फिलहाल नहीं काटेंगे, यहीं तक ले जाएंगे। तो 24 को 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 ले सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 तुक 24 ले सकते हैं। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में गुणनखंडित की जा सकती है। हो गई, कोई संख्या ले लो, अभी हम और संख्या ले लेते हैं, ठीक है, अभी इसको रब करेंगे ना। फिर आगे क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि एक दी हुई भाज्य संख्या, मैंने 24 मानी है, को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में बिना क्रम की अभाज्य संख्याएं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये कह रहे हैं कि आप 24 को जो 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 लिखते हो, इसका क्रम बदल सकते हो। आप 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 2 लिखो, या आप 2 लिखो, फिर 2 लिखो, फिर 3 लिखो, फिर 2 लिखो, यानी क्रम बदल दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और क्या बोला? बिना क्रम की अभाज्य संख्याएं एक अद्वितीय प्रकार के गुणनखंडित किया जा सकता है। अद्वितीय मतलब ये जो गुणनखंड है ना, ये अद्वितीय है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? यूनिक। यूनिक का मतलब तो और टफ हो गया। जैसे मान लिया हम कहते हैं ईपी वाजपेयी एक अद्वितीय पर्सनालिटी है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनका जैसा कोई और नहीं है दुनिया में। तो कैसे सिद्ध करोगे? तो पहले एक व्यक्ति मानोगे, मान लोगे कि वो हमारे बराबर है, ठीक, अब कैसे भी है, सुंदर में, सुंदरता में, बालों में, जो भी आप मानो, तो आप कहेंगे भाई कम से कम उसमें एक ऐसा गुण होना चाहिए जो इनके अंदर ना हो, और इनके अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए जो उनके अंदर ना हो। दोनों के अंदर कोई गुण ही नहीं है, तो दोनों दोनों होकर के एक ही हैं, तो एबी वाजपेयी अद्वितीय हो गई। ये अद्वितीय सिद्ध करने का तरीका होता है, ठीक है। तो यानी कि कह रहे हैं कि ये जो गुणनखंड है ना, ये अद्वितीय है। मतलब इसको आप 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 13 ऐसा नहीं लिख सकते हैं। आप इसको 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 7 नहीं लिख सकते हैं। मतलब आपका 2 2 2 2 3 ये आना है तो यही आना है, और कोई इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। बस यही स्टेटमेंट था। बोले तो हमको मालूम था, हाँ मालूम था, लेकिन जिस समय ये बात कही गई थी ना, तब लोगों को नहीं मालूम था। अब वो बेचारे कहे गए तो अभी पढ़ेगा कौन? उनकी बात तो ऐसे ही कर दोगे, तो इसलिए पढ़ा जा रहा है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक संख्या लिया 420, किससे काटे? 2 से काटो, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 0 0, फिर 2 से काटो, 2 1 कम 2, 2 पंची 10। सही कहा मैंने? बहुत लोग ये करते हैं, बच्चे बहुत गलती करते हैं, ये गलत है भाई। 15 दूनी 210 थोड़ी होता है भाई। अगर 2 से 420 को काटा 210 आया, तो 210 और 2 का गुणा 420 आना चाहिए। 210 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा? 2 1 कम 2, 1 उतारा, तो अब बताया जाता है कि 1 नहीं जाएगा तो 0 खिलाएंगे, ऐसा नहीं होता है। 2 का पढ़ा पढ़ो, 1 से ज़्यादा ना हो, तो आप कहेंगे 2 0 जा 0, 1 आया, फिर 0 उतारा, 2 पंची 10। ये तरीका होता है, यानी ये 105 आएगा, ठीक। अब किससे काटेंगे? अब आप कहीं 5 से कट जाएगा, लेकिन पहले छोटी से छोटी संख्या से काटो तो ठीक रहेगा। देखिए ये 3 से कट जाएगा,
3 की भाज्यता का नियम क्या है? हमने भाज्यता का नियम अपलोड कर रखा है वीडियो, अब वहाँ ना जाइएगा क्योंकि वो बहुत अभी बड़े क्लासेस के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी है इंपॉर्टेंट। देखो भाज्यता का नियम ये है, 3 की भाज्यता, अगर संख्याएं चाहे इतनी बड़ी संख्या हो, अगर उनके अंकों का योगफल 3 से कट जाता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। 5 1 6, इनका अंक आ गया 6, 6 3 से कट रहा है इसलिए 3 से कटेगा, तो 3 से काट दो। 3 त्रिका 9, 30 5 15, फिर 5 से काट दो, 5 सते 35, फिर 7 से काट दो, 7 एकम 7, तो यानी 420 को क्या ले सकते हैं? 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। देखिए इसको आप अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिख लिया। ये गुणनखंड यूनिक है, अद्वितीय है। क्यों? क्योंकि आप कोई दूसरा नंबर इसके अंदर घुसेड़ो, आप कहोगे हम तो लिखेंगे 2 गुणित 3 और 5 को 7 को लिखेंगे 13 गुणित 5 को लिखेंगे 7 और 7 को लिखेंगे 11, क्या ये 420 आएगा? नहीं आएगा। यानी ये अद्वितीय है। और दूसरी बात, इसका क्रम बदल सकते हो, पहले 5 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 7 लिख दो, चलेगा। पहले आप 5 लिख दो, फिर 7 लिख दो, फिर 2 लिख दो, फिर 3 लिख दो, फिर 2 लिख दो, तब भी चलेगा। यानी इसका क्रम अगर आप बदल भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपकी गणितीय से जो है आधार, गणित की, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है, बेसिक फंडामेंटल है, बेसिक थ्योरम है, जिसको कार्ल फ्रेडरिक गॉस साहब ने कहा था, जो उस दौर के प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन कहलाते थे। उस दौर के क्या, अभी भी प्रिंस ऑफ मैथमेटिशियन ही है वो, ठीक है। तो ये टफ तो नहीं होगा। एक क्वेश्चन और हम डिस्कस करना चाहते हैं, वीडियो छोटा है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे हम। जब तक क्वेश्चन पढ़ते हैं तब तक आप उसकी स्क्रीन पे उसका क्वेश्चन को देखिएगा, क्वेश्चन हम लिखने नहीं जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, जरा देखिए ध्यान से। क्वेश्चन कह रहा है कि संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए। 1 मिनट रब कर देते हैं, फिर हम बात करते हैं। क्वेश्चन को आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा। एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल ये है। संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। क्या मतलब है? कह रहे हैं कि एक संख्या है 4 की पावर n और n है प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान 1 2 3 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। तो बोले क्या n का कुछ ऐसा मान आपको मिलेगा कि संख्या 0 पर समाप्त हो। समाप्त हो मतलब जैसे संख्या लिखा 2 3 4 5 ऐसे लिख रहे हो ना, तो समाप्त कहाँ पे किया आपने? 5 पे, यानी 5 पे समाप्त है। नहीं, ये इकाई का अंक पे समाप्त होती है। बोले नहीं, हम तो ऐसे पढ़ते इकाई दहाई सैकड़ा, वो तो पढ़ने के लिए पढ़ते हैं, लिखते कैसे आप हैं? इधर से लिखते हैं ना। समाप्त कहाँ पर होता है? इकाई का। यानी वो कहना ही चाहते हैं कि क्या n की कोई ऐसी वैल्यू है जिसके लिए इसको अगर हल करें तो इकाई के अंक पर 0 आ जाए। आपने कहा हमको नहीं मालूम, चेक कर लेते हैं। हम n को 1 रख देते हैं। n को 1 रखोगे तो 4 की पावर 1 यानी 4 आएगा। कहाँ पे समाप्त हुआ? 4 पे, यानी कि 0 पे तो नहीं हुआ। ठीक है, हम n को 2 रख देते हैं। 4 की पावर 2 यानी 4 गुणित 4, 4 चौक 16, कहाँ समाप्त हुआ? 6 पे। n को 3 रख देते हैं। 4 की पावर 3, 4 गुणित 4 गुणित 4, 64, कहाँ पे समाप्त हुआ? 4 पे। n को 4 रख देते हैं। 4 की पावर 4, 4 गुणित 4 गुणित 4 गुणित 4 यानी कि 256। कुल मिलाकर के इसके इकाई में या तो 4 आएगा या तो 6 आएगा, 0 नहीं आएगा। अब आप कहेंगे आपको कैसे मालूम? मैं n को 3 4 5 6 7 8 50 100 200 500 लिखूंगा। लिखो, कैसे गुणा करोगे? बोले गुणा करूंगा। भाई परीक्षा 3 घंटे का पेपर होता है और हमको एक ही, अगर यही क्वेश्चन हमको करना है, हमें कोई क्वेश्चन करने नहीं है तो हम यही करते रहेंगे। अच्छी बात है। अब आखिर हम कैसे जानेंगे कि यहाँ पर 0 नहीं आएगा इकाई के अंक? जरा समझिएगा। मैं एक संख्या लेता हूँ 10, यहाँ 0 आ रहा है। अगर इसके गुणनखंड करें तो 2 पंची 10, 5 एकम 5, यानी 10 को आप 2 गुणित 5 लिख सकते हैं। ठीक, अभी एग्जाम्पल से ही पकड़ में आपको आ जाएगा। जरा कैमरे को उधर कर दें। संख्या लीजिए 20, संख्या लीजिए 20, 2 से काटोगे 10 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे 1 आएगा, यानी 20 को 2 गुणित 5 आया। संख्या लीजिए 40,
तो 40 को कर सकते हैं, 2 से काटोगे 20 आएगा, 2 से काटोगे 10 आएगा, 2 से काटोगे 5 आएगा, 5 से काटोगे। क्या दिख रहा है आपको? बोले दिख रहा है कि आप हल करो, हम बता रहे हैं। दिख ये रहा है कि जिसके इकाई के अंक में 0 है उसके गुणनफल का एक जोड़ा 2 और 5 का है, एक युग्म है। देखो ये 2 और 5 का एक जोड़ा यहाँ है, इसके पास भी एक जोड़ा है। जैसे संख्या में ले लूं 100, 2 से काटो, 2 पंची 10, 50 आएगा। 2 से काटो 25 आएगा। 5 से काटो 5 आएगा। 5 से काटो 1 आएगा। तो 100 को 2 गुणित 2 गुणित 5 गुणित 5, यहाँ 2 जोड़े दिख रहे हैं। 5 और 2 का एक जोड़ा ये है और 5 और 2 का एक जोड़ा ये है। क्या हमें समझ में आया कि जिस संख्या के गुणनफल करने पर, गुणा करने पर, जिस संख्या के इकाई के अंक पे अगर 0 आ रहा है, गुणा करने पे नहीं, तो उसके गुणनखंड का एक पेयर, एक युग्म 2 और 5 का होना ही चाहिए। पहली कंडीशन है। अब देखो, अगर मैं 4 का गुणनफल करूं तो 4 का गुणनखंड क्या आएगा? 2 गुणित 2। मैं 4 का अगर गुणनखंड करें तो 4 को 2 गुणित 2, इसको 2 गुणित 2 की पावर n लिखोगे, यानी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर n। भैया n को 1 लिखो, 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, गुणनखंड तो 2 ही होंगे केवल। यानी कि 4 के गुणनखंड करने में 2 और 5 के गुणनफल का एक युग्म नहीं आएगा। तो आप स्टेटमेंट लिखिए, लिखेंगे किसी भी संख्या के, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिखिएगा किसी भी संख्या के इकाई के अंक पर 0 आने की यह आवश्यक शर्त है कि उस संख्या के गुणनफल का एक युग्म, युग्म माने जोड़ा, 2 और 5 का होना चाहिए। चूंकि 4 के गुणनफल में युग्म 2 और 5 नहीं है, 5 है नहीं, 2 ही है ना, इसलिए इसके इकाई के अंक पे 0 नहीं आ सकता, यानी ये संख्या 0 पर एंड नहीं हो सकती। समझ में आ गई बात? तो ये आपकी मेन फंडामेंटल थ्योरम, ये थ्योरम नहीं है, अब ये क्वेश्चन साथ में था, हमने जोड़ दिया, ये फंडामेंटल थ्योरम है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और बातें करेंगे, हिंदी में ही बातें करेंगे, कुछ बातें इंग्लिश में बोलेंगे। ऐसे इंग्लिश बोल रहे हैं तो अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, तो इतना तो बोलेंगे। अब आप कहेंगे हिंदी मीडियम लिखो, वो अंग्रेजी में लिखे हो, उतना चलेगा, उतना आपको आता है। ठीक है, आजकल व्हाट्सअप का ज़माना है, आप इंग्लिश में पिक भेजते हैं, पिक भेजो, ऐसे लिखते हैं, तो आपको इतनी इंग्लिश आती है। ठीक, नेक्स्ट क्लास, नमस्कार।